चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। सबसे पहले चलो अब स्टार्ट कर दिए। ऑर्गेनाइजिंग पार्ट बी से ले लेंगे इसके बाद। ठीक है ना, बात बराबर ही है। तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? ठीक है, एकदम ध्यान से बातों को समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, एक मैनेजर जब बिजनेस करता है, ठीक है, तो बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस में बहुत सारे विंग होते हैं। विंग मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। तो एक मैनेजर के बिजनेस में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, उन सारे डिपार्टमेंट्स को, उन सारे फंक्शंस को, ठीक है, जब एक जगह क्या किया जाता है, सब चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड इज द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों। Organizing can be defined as a process that implements the plan by identifying and grouping similar job and arranging all the resources of chronological manner for the achievement of organizational goal। क्या मतलब समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है, बिजनेस है। अब बिजनेस कैसे काम करेगा? बहुत सारे काम है करने बिजनेस में, डिपार्टमेंट अलग अलग है, रिसोर्स अलग अलग है, जॉब अलग अलग है। ठीक है। तो सब चीजों को उसको क्या करना होता है? अरेंज करना होता है, सब चीज को सिस्टमेटाइज करना होता है। दैट्स कॉल्ड बी ए ऑर्गेनाइजिंग। ओके। जितने भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, जितने भी वर्क हम लोग को करना है, सारे वर्क को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। इसी तरीके से, और ये सब कैसे होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू गोल होना चाहिए। ओके, ये बात आप लोग के समझ में आई कि नहीं आई? चैट करें। ओके, फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। सब चीजों को ए एक जगह, जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, इन सब चीजों को अरेंज करना। अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज, अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज इन क्रोनोलॉजिकल मैनर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दैट्स कॉल्ड बी ए ऑर्गेनाइजिंग। ओके बच्चों, अब इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या पढ़ना है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले आप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मेन मेन पॉइंट, सारे नोट्स आपको जाते ही जाते हैं, मेन मेन पॉइंट आप पहले नोट कर लीजिए। नोट करके मैं एक एक पॉइंट को क्लासिफाई कर देता हूं। ओके, नोट करें सब लोग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, नोट करते चले। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। स्टेप टू,
डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन। स्टेप 3 नोट करते चले, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नोट करें बच्चों इसको पहले। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ओके, चलिए अब एक एक का बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस, ध्यान से सुनेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज identification and division of work. Okay, in this process managers find out the amount of work to accomplish the organization goal, and then whole work is divided into a smaller pieces of work. It reduces the overlapping of activities. कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है किसको? वर्क को। वर्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है? देखना है कि कौन पर्सन, कौन रिसोर्स हमारा किस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, किसके पास स्किल्स है, किसके पास नॉलेज है उस काम को करने की। जिसके पास उस काम को करने का स्किल्स होगा, नॉलेज होगा, हम उसको क्या करेंगे? उस काम को दे देंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, सबसे पहले देखना है, समझना है, ठीक है। और पूरे होल वर्क को क्या करना है? छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। अगर एक ही आदमी को आप सारा काम दे देंगे तो आदमी परफॉर्म कर पाएगा? कभी भी वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है? सारे काम के वर्क को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जब काम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर पर्सन के पास काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी। इससे एक और आपको फायदा होगा कि इट रिड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। दैट मीन्स कि ये काम कोई दोबारा दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? चेक करें। किसी बच्चे को दिक्कत इसको समझने में? ओके, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। ध्यान से सुनेंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ
work, the second step in the process of organizing is departmentalization. In this process, smaller job or works are grouped together according to their similar and relativity and put under one department. बच्चों मान लो आपकी एक कंपनी है जिस कंपनी में आप मेडिसिन भी बनाते हैं, ठीक है, और उसी कंपनी में आप फूड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ठीक है, उसी कंपनी में आप क्लॉथ भी बनाते हैं। आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, अब आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना होगा पता है? आपको मेडिसिन की, जैसे अगर कंपनी है तो मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो सबको के लिए एक डिपार्टमेंट बना देना होगा, ठीक है। क्लॉथ के लिए सबके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देना होगा। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जितने भी आप प्रोडक्शन करते हैं, जितना भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सबके लिए प्रॉपर्ली आप क्या करेंगे? एक डिपार्टमेंट बना देंगे। बच्चों जैसे ही वो डिपार्टमेंट बनेगा तो उससे रिलेटेड जितना भी काम होगा उसी डिपार्टमेंट में होगा। वही चीज मैं कहता हूं, अकॉर्डिंग टू देयर, ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी वर्ड है यहां पर, एंड रिलेटिवली एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। जिसका संबंध जिस डिपार्टमेंट से होगा उसको क्या करना है? उस डिपार्टमेंट में एक रूप के नीचे रख देना है और वो सारे काम उसी डिपार्टमेंट में होंगे। ओके, अब इससे आगे बात करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सौरभ चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? क्या चीज? कहीं चले गए थे क्या? क्लासे में थे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए सौरभ चौधरी जी, आप एक कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, आप उस कंपनी में कपड़ा भी बनाते हैं, दवा भी बनाते हैं, ठीक है, और उस कंपनी में आप, ठीक है ना, फूड प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स की जगह टॉर्लिक्स बना लीजिए, कॉम्प्लान की जगह टॉम्प्लान बना लीजिए। वो नाम तो आप नहीं रख सकते, पेटेंट होता है इन नामों का, ठीक है, तो नाम रख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी कंपनी को कैसे चलाएंगे? क्या एक ही डिपार्टमेंट में सब कुछ करेंगे? तो आप उस डिपार्टमेंट को अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? फूड प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो आपके कंपनी का जो बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर के अंदर ऊपर में हेडिंग लिखा रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। उसके अंदर जाएंगे तो फूड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सब आपको बैठा मिलेगा और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम होगा, ठीक है। दूसरा मेडिसिन डिपार्टमेंट, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाइएगा तो मेडिसिन डिपार्टमेंट मिलेगा। अब मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा लोग वहीं पे मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। सौरभ चौधरी जी रिप्लाई कीजिए, समझ में आई बात? ओके। थर्ड इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। थर्ड इज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज क्या होता है बच्चों? डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, द थर्ड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कह लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। मैनेजर एलोकेट्स the employees into different departments and assigned some duties according to their skills, qualifications and experience। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद मैनेजर क्या करेगा? जितने भी उसके इंप्लॉय होंगे उस इंप्लॉय को देखेगा कि किस इंप्लॉय के अंदर क्या स्किल्स है, उसकी क्या क्रिएटिविटी है,
उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उन सब चीजों को देखेगा, समझेगा। और देखने और समझने के बाद, देखने और समझने के बाद वो क्या करेगा, उसको ड्यूटी असाइन कर देगा। ड्यूटी असाइन का मतलब हो गया कि अब आपकी जिम्मेवारी बन गई, आप इस काम को प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है जी, अब आपकी ड्यूटी बन गई। और जो भी उस वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से राइज किए जाएंगे, आपसे किए जाएंगे। ठीक है, किसी भी हालत में उस वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आप ही से राइज किए जाएंगे। अगर उस काम में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मैनेजर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए कि वो ड्यूटीज आपको असाइन कर दी गई है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रोसेस इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। द फोर्थ एंड लास्ट स्टेप्स in the process is organizing is to establishing reporting relationship. In this process, superior and subordinate, superior and superior किसको बोलते हैं, जो मालिक होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जो उसके नीचे काम करता है। रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड, इट मीन्स हु रिपोर्ट टू whom and who is accountable for clarified। तनु, क्या तुमको समझ में आया, एक्सप्लेन करो। तनु, एक्सप्लेन करो, क्या समझ में आया। ओके। रिलेशनशिप रहने से क्या फायदा होगा, एस पटेल, एस पटेल, रिलेशनशिप अगर रहता है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। एस पटेल क्लास में हो। आकांक्षा, हम्म। चलो ओके, चलो ओके। अब बच्चों, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चंस है तो राइज करें, चैट करें, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो राइज करें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ओके, टॉपिक आगे बढ़ाऊं, चैट कीजिए। सा- सारे बच्चे चैट कीजिए, एक दो बच्चों का चैट आता है। चलिए आगे टॉपिक पे बात करता हूं। अगला जो बच्चों टॉपिक है हमारा, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस, इसको हम लोग सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। इसको हम लोग सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं।
इसको हम लोग बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, पहले इसमें भी बच्चों हम लोग पॉइंट क्लियर कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन करें। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकेंड, क्लियरिटी ऑफ इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources। Four, adoption to change। नोट करें पहले, फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर वाला हो गया होगा, ठीक है। यहां पे और एक दो पॉइंट बच गया है, उसे लिख दे रहा हूं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सिक्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सेवन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ओके, नोट करें फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं। नोट हो जाए तो बच्चों बताएंगे। हो गया, ओके। चलिए अब एक एक कर बात करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। खुद आप सोचिए, एक आदमी एक काम को अगर
सुबह आकर के उसी काम को बार बार करता हो, क्या उसको उस काम में दिक्कत होगी? नहीं होगी। मैनेजमेंट क्या करता है कि एक आदमी को उसके अकॉर्डिंग जो काम को क्या करता है, वर्क को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। अब वो आदमी प्रतिदिन उसी काम को करते 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 इतना ना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो आंख भी बंद कर लेता है फिर भी काम होता रहता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स आप कंप्यूटर ऑपरेटर को देखिए। एक आदमी मान लीजिए 10 साल से कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम कर रहा है, टाइपिंग का काम कर रहा है 10 साल से, तो होगा क्या कि टाइपिंग कर रहा है तो आप देखते होइएगा कि कभी कभी जाइएगा कहीं टाइप कराने कंप्यूटर से, तो देखते होइएगा कि आराम से वो आपसे बात भी करता रहता है, खटखट 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 मारकर टाइप भी करता रहता है। क्या मतलब है? वो स्पेशलाइज हो चुका हुआ है। अब हम लोग से बहुत साल, 17 साल 18 साल हो गया पढ़ाते हुए, कभी भी कोई टॉपिक दे दीजिए, कहीं स्टेज पर दिए, कहीं दे दीजिए बोलने के लिए, हम लोग बोल लेते हैं। क्यों दे बोल लेते हैं? इसलिए कि हम लोग स्पेशलाइज हो चुके हैं उस चीज में। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। So by the continuous practices of single task by a single employee leads to a specialization. Okay? तो एक ही काम अगर आप किसी को दे दीजिएगा तो उसका बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना जी? रोहित चौधरी जी एक्सपीरियंस्ड हो जाता है उसको। ठीक है। तो सेकंड इज द क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। क्लियरिटी इन रिलेशनशिप दैट मीन्स की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, इंप्लॉय अपने सुपीरियर को जानता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जानता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को मदद करता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सुपीरियर ऑर्डर देता है इंप्लॉय को, इंप्लॉय उसको परफॉर्म करके दिखलाता है। ठीक है। दैट्स कॉल्ड क्लियरिटी इन वर्क रिलेशनशिप। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रयास करना है कि जो रिसोर्स आपके पास है उसका पूरा का पूरा उपयोग आप करें। ठीक है। ऐसा नहीं हो कि रिसोर्स भी हो, रिसोर्स का प्रॉपर बेनिफिट भी आप नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अडॉप्टिंग टू चेंज। मान लीजिए कि अगर जरूरत है तो एवरी डिपार्टमेंट नो देयर वर्क। हर डिपार्टमेंट को अपने काम के बारे में पता होता है। विच हेल्प टू अडॉप्ट द चेंज इजिली एज द चेंज कैन टेक प्लेस ओनली इन दैट एरिया विच मे अफेक्टेड। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर किसी तरह का कोई बदलाव चाहिए, कोई चेंज चाहिए, तो आप फटाफट उसको कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है वो टॉपिक है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, किसी भी मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका जो मैनेजर हो बहुत इफेक्टिव हो। अगर मैनेजर इफेक्टिव नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हालत में राइज नहीं कर सकता है। तो जो अथॉरिटी है और अथॉरिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एवरी एम्प्लॉय, सो देयर आर नो चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आपको पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। ठीक है। अब आप बाद में कहें कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आया काम कैसे किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, नो चांस ऑफ कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क which build the effective administration in the organization। आप अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि उसको सारी इंफॉर्मेशन एकदम नीट एंड क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के साथ साथ जो पर्सन आपके यहां काम कर रहा है उस व्यक्ति में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो मैनेजर डेलीगेट्स देयर रेगुलर वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट। मैंने बताया था डेलीगेशन ऑफ अभी आगे पढ़ना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको। ठीक है। मैनेजर डेलीगेट देयर रेगुलर वर्क टू देयर सबऑर्डिनेट विच रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब मान लो कि मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर में आप 4 लोग काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारा काम आ गया, मैं क्या करता हूं अपने काम में से थोड़ा थोड़ा काम सबको दे देता हूं। दैट इज द डेलीगेशन प्रोसेस। और इससे फायदा क्या होगा कि मैनेजर का काम करने का समय किसको मिलेगा? इंप्लॉय को मिलेगा। और जब मैनेजर के काम को करने का समय जब इंप्लॉय को मिलेगा तो इंप्लॉय क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और इंप्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यार डेली आकर के यार यही काम करता हूं, लेकिन अब उसको यार आता हूं और मैनेजर साहब मुझे नया काम दे देते हैं, नया काम सीखने को उसको मिलता है। तो सो मैनेजर कंसंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट इशू एंड एक्सप्लोर इनोवेटिव वेज
फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप हमेशा कुछ नया करते रहिए, नयापन करते रहिए। लास्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। लास्ट डिसीजन इज द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये एक्सपेंशन कैसे होगा? ठीक है, तो जो वर्किंग कंडीशन है उसको हेल्दी बनाइए ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी चैलेंज है उसको फेस कीजिए, ठीक है, परफॉर्म कीजिए। जैसे मैंने आज बच्चों मैं बता दूं कि सुबह से मेरा कल शाम से नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, और नेटवर्क में प्रॉब्लम था या कि वेबकैम में कैमरा में प्रॉब्लम था। जितनी क्लासेस शाम से हुई उस सब में प्रॉब्लम आया, इतना ज्यादा वीडियो दिख ही नहीं रहा था। मैं सुबह से परेशान, सारा चीज इधर उधर सब कुछ करके परेशान, पूरा सेटअप लगा हुआ है, सारी चीजें, मैं परेशान हो गया। लास्ट में मेरा बेटा बोला कि पापा एक काम करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं। और बच्चों आज की जो क्लास हो रही है मोबाइल पे हो रही है, मैं आपको बता दूं। पहले होती थी लैपटॉप से, वेबकैम से, और आज की क्लास मोबाइल पे हो रही है। अब मुझे जो आपसे फीडबैक मिला कि सर वो ज्यादा अच्छा है, किस चीज से? लैपटॉप से ज्यादा अच्छा ये मोबाइल वाला क्लास है। मैं भी देख रहा हूँ, वीडियो एकदम क्लियरिटी जा रही है, यहाँ से आवाज भी एकदम क्लियरिटी जा रही है, फेस टू फेस क्लासेज हो रही। तो ये सब चीजें क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में दौड़ाते रहिए, अच्छा कैसे होता हो, ठीक है, जैसे अच्छा हो उस तरीके से आपको काम करना है। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि बुक उठा करके देखेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और जितना मैं बता रहा हूं उसको अगर आप कंप्लीट कर लें, तो जैसे पिछले साल का रिजल्ट आपने देखा है कि पिछले साल लगभग 70 से ऊपर स्टूडेंट को 90 से ऊपर नंबर आए हैं बीएसटी में। 90% बच्चे बीएसटी में 90 से ऊपर नंबर लेकर के आए। तो आप लोग भी देखिए, जो माहौल हो, परिस्थिति हो, उसमें ढलना चाहिए। हम 3 घंटा मोबाइल पर बैठ करके मूवी देख सकते हैं और 2 घंटा क्लास नहीं कर सकते, ये कौन सी बात हो गई? इतनी अच्छी क्लासेज आपको फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है। और अभी देखिए क्लास में मात्र 27 स्टूडेंट है। अरे आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। क्या मैं आपके क्लासेस के लिए सुबह से परेशान था कि नहीं था, कि क्यों आ रहा है यार वेबकैम में क्या होगा? वेबकैम है तो वेबकैम काम नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैंने रास्ता निकाला ना, नहीं तो क्लास ऑफ करना पड़ता। इसी तरह से बच्चों, आपको भी विपरीत परिस्थिति में जीने की आदत डालनी होगी, और विपरीत परिस्थिति में आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत विपरीत परिस्थिति है। मैं आपको बता दूं कि कोई चांसेस नहीं है कोचिंग स्कूल खुलने के, कोई चांसेस नहीं। आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बच्चों टीचर लोग पीडीएफ भेज देते हैं, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती। आपको मैं लाइव क्लास देता हूं, वीडियो दे रहा हूं, सारी चीजें दे रहा हूं, फिर भी आप लोग क्लास करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। तो मैंने इसका उपाय सोचा है। थोड़ा सा मैं दूसरे दूसरे कामों में व्यस्त हो जा रहा हूं, मैं खुद बात करूंगा। मैं सारा लिस्ट कल तैयार करवा रहा हूं बच्चों का, इसलिए मेरे पास तो कौन बच्चा कितने मिनट क्लास कर रहा है इसका रिकॉर्ड है। यही तो एप्लीकेशन का खेल है। और 2-4 दिनों में बेटा मेरा अपना एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर पे डाउनलोड हो जाएगा, मेरा अपना सृजन का अपना एप्लीकेशन। मैं क्रिएटिविटी में बिलीव करता हूं, बस मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास कैपिटल की कमी है, अदरवाइज मैं अभी तक उस तरीके से परफॉर्म करता। लेकिन धीरे धीरे मैं उस लेवल पे पहुंच रहा हूं, और इस साल मैं जितना ऑनलाइन चलेगा ऑनलाइन में मैं क्वालिटी दूंगा। मैं सब्जेक्टिव टेस्ट की भी दिमाग लगा रहा हूं, सब्जेक्टिव टेस्ट कैसे लिया जाए बच्चों का, ठीक है। वैसे मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट सबसे अच्छा होता है। ऑब्जेक्टिव आप तभी फुलफिल कर सकते हैं जबकि आपको उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। कल मैं बात करूंगा, ठीक है। मैं खुद शनिवार और रविवार 2 दिन में सारा डिटेल में बनाता हूं बच्चों का, और डिटेल बना करके मैं खुद बात करूंगा। उसमें से जितने बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं मैं उनको ग्रुप रिमूव करूंगा टीचमेंट से, ठीक है। और एक चीज और बच्चों मैं आपको बता दूं कि फंड बहुत जरूरी चीजें है। पेमेंट आप लोग का नहीं आता है, ठीक है। तो मैं 2-4 कामों में व्यस्त था, ठीक है। थोड़ा मैं उधर से फ्री हो जाता हूं कल, उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से। पेमेंट भी जरूरी है, पेमेंट नहीं दीजिएगा कैसे सिस्टम चलेगा। आपके लेनिन चौक ब्रांच से इस मंथ में एक भी बच्चे का पेमेंट नहीं, एक भी बच्चा, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट।
एक सिर्फ सौरभ का पेमेंट आया था, एक भी बच्चे का पेमेंट नहीं है, और एक बच्ची है जिसका पेमेंट आया है। तो ये सही तरीका नहीं है। आप लोग खुद सोचिए, मैंने आपका फीस कम कर दिया, मैंने कहा कि चलो 1000 करके आप मंथली पेमेंट करते रहो, तो आप लोग को ऑटोमेटिक, आपको मैंने पेटीएम नंबर दिया हुआ है, आपको मैंने अकाउंट नंबर दिया, आप अपने घर से पेमेंट कर दीजिए, और घर से पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट करके एक व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। इसलिए कि जो एप्लीकेशन है इस पे पेमेंट का भी शेड्यूल है। तो मैं एक बार बात करूंगा, बात करके जो बच्चे रेगुलर क्लास करें मैं उन्हीं को क्लास दूंगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। तो इसके ऊपर मैं कल परसों मैं खुद काम करूंगा। चलिए ओके। आप लोग को लगे कि नहीं ये जरूरी है, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों के गार्जियन को फोन किया जाता है तो गार्जियन कहते हैं आपकी क्लास ही नहीं चलती। अरे क्लास नहीं चलती है, फिर ये बीएसटी में 5 चैप्टर खत्म हो गया है, अकाउंट्स में 3rd चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, बताइए क्लास नहीं चलती ऐसे ही हो जाता है क्या? मैं गारंटी देता हूं जो क्वालिटी मैं दे रहा हूं और जो क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहा हूं ये कोई नहीं देता है। मैं ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस को देखता हूं, कोई वैसी क्वालिटी नहीं देता है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सीरियस होइए। ठीक है, नहीं सीरियस होइएगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, मैं तो कल परसों में सारी चीजों को देख रहा हूं कि कौन बच्चे हैं जो क्लास कर नहीं कर रहा। सिर्फ टीचमेंट में ज्वाइन हो जाना ये मुद्दा नहीं है। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू आज के लिए। थोड़ी देर के बाद जो बच्चे 5 बजे वाले बैच में ज्वाइन करते हैं अकाउंट्स के लिए वो ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।